नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की तरफ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर के बाद भारत के कई हिस्सों में शोक और विरोध का माहौल देखने को मिला। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में उनके मारे जाने की खबर के बाद श्रीनगर, कारगिल और लखनऊ समेत विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हुए। श्रीनगर के लाल चौक पर कश्मीरी शिया मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। कारगिल में भी लोगों ने नाराजगी जताई। लखनऊ में शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया। वहीं दिल्ली के जामिया नगर इलाके में भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए और तख्तिया बैनर के जरिए एकजुटता दिखाई। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। फिलहाल किसी बड़ी हिंसा की सूचना नहीं है और हालात नियंत्रण में बनाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी एशिया में इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत सरकार ने नागरिक उड़ान मंत्रालय के एहतियातन पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों को सतर्क रहने और यात्रा से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच करने की सलाह दी। एडवाइजरी के अनुसार मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति परिस्थितियों के कारण पश्चिमी दिशा की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, विशेषकर यूरोप और अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में देरी, रूटीन या शेड्यूल बदलाव संभव है। यात्रियों से कहा गया है कि एयरपोर्ट पहुंचने से पहले संबंधी एयरलाइंस से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले। रियल टाइम अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये कदम पूरी तरह एहतियाती है और यात्रियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने और सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्टि खबरों से बचने की अपील की है। प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य और सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया है ताकि बदलती परिस्थितियों में यात्रा संचालन सुरक्षित और व्यवस्थित रह सके। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में लोकसभा, जिला विधानसभा और BLA 1 की अहम बैठक की है। बैठक में दिल्ली की 70 विधानसभाओं के 13,148 बूथों पर BLA 2 की नियुक्ति और संगठनों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली प्रभारी काजी निजामुद्दीन भी मौजूद रहे। देवेंद्र यादव ने बताया कि अब तक 10,138 बूथों पर BLA 2 की नियुक्ति की जा चुकी है और शेष बूथों की प्रक्रिया जारी है। इसे होली के बाद पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने इसे संगठन की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की प्रस्तावित SIR प्रक्रिया से पहले भी बूथों पर BLA 2 तैनात होंगे ताकि किसी भी कथित गड़बड़ी या वोट कटौती की कोशिश पर नजर रखी जा सके। बैठक में पूर्व मंत्री नरेंद्र नाथ सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने बूथ स्तर संगठन को सक्रिय बनाने पर जोर दिया। वहीं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में बीते दिनों सलीम नामक युवक पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत दिल्ली के GTB हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने पर हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अस्पताल पहुंचे और घायल युवक के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसी बीच मामले में नया मोड़ ले लिया है। जानकारी के अनुसार अरशद नामक युवक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पिंकी चौधरी को कथित रूप से रगड़ने की धमकी दी है। पोस्ट सामने आने के बाद समर्थकों में नाराजगी बढ़ गई और मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन का कहना है कि हमले और सोशल मीडिया पर दी गई कथित धमकी दोनों पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी ने दिल्ली सरकार की नीतियों और मुद्दों पर केंद्रित अपनी मांगे उठाई। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में DTC कर्मचारी भी शामिल हुए। उन्होंने सार्वजनिक
परिवहन से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी नाराजगी जताई और सुधार की मांग की। इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग भी प्रदर्शन में मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। जंतर मंतर का माहौल सुबह से ही काफी चहल पहल वाला था। प्रदर्शनकारियों में बैनर और प्ले कार्ड लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पार्टी नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कर्मचारियों और आम जनता के हितों की रक्षा करने का संकल्प व्यक्त किया। पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शन की निगरानी के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए। यह सुनिश्चित किया गया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। वहीं नोएडा प्राधिकरण में सीईओ कृष्ण करुणेश के कार्यभार संभालने के बाद बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किए गए। इस बदलाव का उद्देश्य कार्य में पारदर्शिता लाना और संचालन में तेजी सुनिश्चित करना बताया गया। इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभार बदले गए। वैभव नगर और दीपक कुमार सहित कई अधिकारियों को नए विभिन्न और विभागों में जिम्मेदारियां सौंपी गई। संजीव कुमार वेदी को भी नए प्रभार दिए गए। अतुल सिंह को डोर टू डोर सर्विस और प्लांट प्रबंधन की जिम्मेदारियां मिली, जबकि रजनीश ठाकुर को सर्किल 8 का प्रभार सौंपा गया। उमेश शर्मा और अजय कुमार यादव को नई तैनाती दी गई। पवन बरनवाल को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं विनय कुमार प्रेमचंद और प्रदीप साहू को भवन प्रकोष्ठ की देखरेख की दी गई। शशांक सिंह को इलेक्ट्रिक ऑडिट का प्रभार मिला, जबकि अशोक अरोड़ा को विद्युत शाखा संचालन सौंपा गया। नोएडा प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया कि बदलाव का उद्देश्य विभागीय कार्यों में सुधार, जिम्मेदारियां और स्पष्टता और सभी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और सुनिश्चित करना है। अधिकारियों के नए प्रभार के साथ कामकाज की प्रक्रिया और जनता के प्रति जवाबदेही अधिक प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दिल्ली में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद लोगों में गहरा रोष और शोक देखा गया। जंतर मंतर और अन्य क्षेत्रों में ईरान समर्थक नागरिक सड़कों पर उतर आए और अपनी भावनाएं व्यक्त की। शोक मनाने और विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग ईरान कल्चर हाउस पहुंचे। सभी लोग काले कपड़े पहनकर यहां पहुंचे और अपने नेता के प्रति सम्मान और संवेदना जताई। इस दौरान ईरान हाउस ने नेम प्लेट को काले कपड़े से ढक दिया, जिससे उनकी पीड़ा और गुस्सा स्पष्ट रूप से व्यक्त हो रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां एक शांतिपूर्ण लेकिन भावनात्मक माहौल रहा। लोग कैंडल जलाकर और नारेबाजी कर खामनेई के प्रति श्रद्धांजलि दे रहे थे। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस घटना ने भारत में ईरान समर्थकों के बीच गहरी संवेदना और एकजुटता दिखाई। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर काफी प्रतिक्रिया आई है और लोग इसे संदेश साझा कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी तनाव तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और एडवोकेट आनंद गुर्जर ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर मतदाता सूची से वोट कटवाने का गंभीर आरोप लगाया। आनंद गुर्जर ने बताया कि लगभग 10 से 12 दिन पहले उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत दी थी, लेकिन कथित अनियमितताओं अभी भी जारी है। उनके अनुसार फॉर्म 7 के जरिए प्रत्येक बूथ पर 20 से 50 फॉर्म एक ही व्यक्ति द्वारा भरे गए और बीएलओ को जमा किए जा रहे हैं। उनका दावा है कि ये कार्य बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा संगठित रूप से किया जा रहा है। एसआईआर नोटिस जारी होने के बाद आम नागरिक तहसील और ब्लॉक कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं ताकि अपने नाम सूची सुरक्षित रह सके। आनंद गुर्जर ने आरोप लगाया कि बिना पैसे दिए जनता के कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। सपा जिलाध्यक्ष ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि मतदाता सूची की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र की मूल भावना कायम रहे। देखिए, एसआईआर को लेके हमारे द्वारा एक लगभग 10 से 12 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया था। उसमें हमने डीएम साहब को बताया था कि एक तो फार्म 7 जो है, फार्म 7 को कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा फार्म 7 एक बूथ पे 20-20, 50-50 फार्म एक ही व्यक्ति के द्वारा भर के बीएलओ के पास जमा किए जा रहे हैं। दूसरा, उस प्रकरण में हमने डीएम साहब को बताया कि ऐसा, तो डीएम साहब ने आश्वस्त किया कि वो इस तरीके की रिपोर्ट नहीं करने की, एक आदमी 110 फार्म दे सकता।
और वो भी उस बूथ का निवासी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रक्रिया रुक नहीं रही है। अभी भी कई जगह शिकायत हमारे बीएलओ द्वारा आ रही है कि वो लोग जबरदस्ती जाकर बीएलओ को फार्म जमा कर रहे हैं और वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। दूसरा, अब जो ये नोटिस जारी हुए हैं, एसआईआर के नोटिस, हर बूथ पर लगभग 800 वोट का आंकड़ा दिया है निर्वाचन आयोग ने पूरे जिले के, उसमें से 300 नोटिस एक बूथ पर दिए जा रहे हैं। अब नोटिस के जवाब की प्रक्रिया में आप सुन लो, उसमें एक डॉक्यूमेंट्स मांगा गया। अब भाई आप अपना एक डॉक्यूमेंट को, जन्म प्रमाण पत्र, परिवार की नकल आदि को एक प्रमाण पत्र, 12-13 प्रमाण पत्र दिए गए हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र आप एक दे दो। अब उसकी समस्या से है कि लोगों को तहसील और ब्लॉकों का चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं उन्होंने अपने प्राइवेट बच्चे रख के वो बिना पैसे कोई कागज परिवार की नकल नहीं दे रहे। लेखपाल है वो जन्म प्रमाण पत्र की रिपोर्ट नहीं लगा रहे, जन्म प्रमाण पत्र ब्लॉक से बन रहा वो ब्लॉक वाले रिपोर्ट नहीं लगा रहे, जाति प्रमाण पत्र तहसील से बनवा रहे वो नहीं बन पा रहा। उनके सब जो प्राइवेट कर्मचारी बिना पैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं, बिना पैसे कोई काम उनका तहसील में नहीं हो रहा। वहीं हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जब एक नगर पालिका से रिटायर कर्मचारी अशफाक बैंक पेंशन लेने गए थे। बैंक में मौजूद अन्य लोगों के अनुसार अशफाक अचानक गिर पड़े और उन्हें तत्काल कार्डियक अरेस्ट हुआ। बैंक कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। घटना बैंक के सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे देखकर यह स्पष्ट हुआ कि बुजुर्ग अचानक बेहोश हुए और आसपास मौजूद लोग तत्काल मदद के प्रयास में जुट गए। स्थानीय लोग और बैंक स्टाफ पुलिस को सूचित करने के तुरंत बाद पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने घटना पर शोक व्यक्त किया और परिवार के प्रति संवेदना जताई। नगर पालिका से रिटायर होने के बाद भी अशफाक को समाज में उनका योगदान के लिए याद किया जाता रहा है। पुलिस ने मामले की किसी संदिग्ध गतिविधि से इनकार किया है और इसे प्राकृतिक कारण से मृत्यु माना जा रहा है। बैंक में ये घटना लोगों के लिए चेतावनी भी है कि बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को ध्यान रखते हुए जरूरी सावधानियां बरती जाए। वहीं मुजफ्फरनगर में 3 दिन पहले हुई कैमरे की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जानकारी के अनुसार 3 लुटेरे शूटिंग के नाम को लेकर कैमरामैन को बुलाकर उससे करीब 12 लाख रुपए मूल्य के कैमरे को लूटकर फरार हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर इलाके में सघन छापेमारी की। नई मंडी कोतवाली पुलिस ने लूट की जांच के दौरान 3 लुटेरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में विपिन, सनी, हिमांशु शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए सभी सामान बरामद किए, जिनके कैमरे, लेंस, गिम्बल, मॉनिटर और फिल्टर शामिल है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने पहले शूटिंग के नाम पर कैमरामैन को बुलाया और फिर वारदात को अंजाम दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की है। गिरफ्तार लुटेरों से पूछताछ जारी है ताकि अन्य संभावित सहयोगियों और लूट की योजनाओं का पता लगाया जा सके। इस खुलासे के बाद पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए सभी संसाधन लगाए जा रहे हैं। स्थानीय लोग पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। थाना नई मंडी में आज दिनांक 13 फरवरी को जानसठ ओवरब्रिज के पास एक घटना हुई थी, जिसमें नोएडा के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम संदीप गुप्ता है, इन्होंने थाने पर आकर शिकायत दर्ज कराया था कि इनका पूरा कैमरे का सेटअप है जो वैवाहिक और फिल्म शूटिंग के कार्यक्रम में ये भेजते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर के रहने वाले युवकों ने फिल्म गाने के शूटिंग के नाम पे बुकिंग किया था और इससे किराए पर ले जा रहे थे। और मुजफ्फरनगर जानसठ ओवर फ्लाई के पास जब इसके एम्प्लॉय जो कैमरामैन था, जब टॉयलेट करने के लिए उतरा तो इन्होंने गाड़ी में पूरे कैमरे के उपकरण से लेकर उसे भाग गए। इस पे नई मंडी पुलिस ने तत्समय सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत करके इसके खुलासे के लिए और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए टीमों को लगा रखा था। तकनीकी साधनों एवं वैज्ञानिकपूर्ण तरीके से कार्रवाई करते हुए नई मंडी पुलिस ने इस चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी गए कैमरा और उसके तमाम उपकरणों को 100% बरामद किया है और घटना कारित करने वाले तीनों बदमाशों को नई मंडी पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।